हेलो। तो हाँ, अब देखो, दैनिक जीवन में जितने भी यूज होने वाले हाइड्रोकार्बन है ना, जितने भी यूज होते हैं वो सारे क्या हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। ओके। दैनिक जीवन में यूज होने वाले जितने भी जो फ्यूल हैं वो सारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे सीएनजी, सीएनजी को अपन कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये होती है CH4, मेथेन गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है ये। एक होती है अपनी LNG, LNG होती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड नेचुरल गैस मतलब CH4 को लिक्विड के रूप में काम में लिया जाता है इसमें। एक होती है अपनी LPG, LPG ये होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। एक तो अपना प्रोपेन होता है, प्रोपेन और प्लस ब्यूटेन का मिक्सचर होता है ये। क्या होता है ये? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है, ठीक है। अब एक और होता है अपना पेट्रोल, ये भी तो होते हैं पेट्रोल, डीजल, है ना, केरोसिन। ये सारे क्या है? ये सारे ईंधन है। और ये सब क्या होते हैं? हायर एल्केन होते हैं ये, हायर एल्केन होते हैं। क्या होते हैं भाई ये? हायर एल्केन होते हैं। क्या होता है भाई ये? हायर एल्केन, है ना। और अपन को पता है पेट्रोलियम के जो प्रवासी आसवन होता है उससे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। इतना तो अपन ने कर लिया। ये अपन ने देख लिया कि ये भाई सब अपने जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सारे फ्यूल में काम आते हैं। किस में काम आते हैं? नॉर्मली फ्यूल में। देखो, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, है ना। HC दो प्रकार के होते हैं अपने। कौन कौन से प्रकार के होते हैं भाई? एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड कहते हैं इसे, संतृप्त, संतृप्त यानी सैचुरेटेड, SETURATED, सैचुरेटेड। एक होता है असंतृप्त, इसके बारे में तुम अच्छे से जानते हो। असंतृप्त, असंतृप्त मतलब उसमें C डबल बॉन्ड C या उसमें C बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। इसकी बैलेंस ही पूरी करो। हाँ, C डबल बॉन्ड C भी। ऐसे कौन से होते हैं? ये होते हैं एल्कीन, एक और होता है एल्काइन, एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त में एक ही आता है अपना एल्केन, है ना। क्या आता है भाई? एल्केन, जिसमें C सिंगल बॉन्ड C होता है। एक ये भी आता है अपना क्या, साइक्लो एल्केन भी आते हैं, ये भी संतृप्ति होते हैं, है ना। तो अब देखो, अब बात करते हैं अपन एल्केन की। किसकी बात करेंगे अपन अब? एल्केन की। तो देखो, एल्केन के बारे में तुम्हें छोटी छोटी बातें तो शुरू से ही पता है। क्या? एल्केन के बारे में तो छोटी छोटी बातें तो शुरू से पता है। एल्केन क्या होती है भाई? एल्केन का अच्छा एग्जांपल अपने पास मेथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, एथेन है, ये सब क्या है? एल्केन। एल्केन का पहला एग्जांपल तो मेथेन ही है अपना CH4। इसको क्या कहते हैं? ये एक गोबर गैस भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है ना। और ये किसका दो, देखो इसका दो तरह से यूज होता है। एक तो CH4 गैस के रूप में CNG होती है, एक CH4 लिक्विड के रूप में LNG होती है। दोनों ईंधन में काम आती है। CNG तो अपने घरों में काम आती है भाई, CNG गैस सिलेंडर आती है कि नहीं आती? बिल्कुल आती है भाई। तो देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी ये क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है अपना, है ना। इसका सामान्य सूत्र तो तुम्हें बचपन से याद है, CnH2n+2, ये इसका सामान्य सूत्र है ना। एल्केन को एक और चीज कहा जाता है, एल्केन को अपन कहते हैं पैराफिन। इनको पैराफिन कहा जाता है। ये एक अच्छी चीज है, काम की चीज है। इनको पैराफिन क्यों कहा जाता है भाई? पैराफिन देखो, पैराफिन इसलिए कहा जाता है, पैराफिन का मतलब होता है अक्रिय। मतलब एल्केन होते हैं ना, एल्केन तो नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। कारण क्या है भाई? देखो, कारण है इसका, कारण है भाई, नॉर्मल कंडीशनों में रिएक्शन नहीं देता। क्योंकि देखो, मेथेन को ही देख लो,
एच 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 एच। मैंने तुम्हें जब भी बताया है, याद रखो, जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, इस सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होते हैं, उनमें देखो ये जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं प्रबल बंध होते हैं। प्रबल बंध क्या होते हैं? प्रबल बंध। ये जो एच 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 सी बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, प्रबल बंध होता है इस कारण। ठीक है, अब देखो, अब एल्केन का सामान्य समझ गए अपन। अब एल्केन की प्रिपरेशन समझेंगे। अब एल्केन के बारे में साधारण जानकारी तो अपन उसमें ही पढ़ चुके हैं। एल्केन का नामकरण, एल्केन की समावयवता, ये सब चीज पढ़ चुके हैं। देखो IUPAC वाले चैप्टर में देखो, एनसीईआरटी में तो IUPAC भी दे रखी है, एल्केन का नामकरण भी दे रखा है, लेकिन अपन नहीं पढ़ेंगे भाई। एल्केन का नामकरण करना अपन को आता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। और समावयवता वाले चैप्टर में एल्केन की जो संरचनात्मक समावयवताएं होती हैं वो भी अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं भाई? पढ़ चुके हैं, तो दोबारा थोड़ी ना पढ़ी जाएगी ऐसी चीजें, है ना। समावयवता में ये भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब देखो, अब अपन नेक्स्ट चीज देखते हैं अपना, एल्केन की विरचन की विधियां। एल्केन एल्केन का निर्माण कह दो, है ना, या कहते हैं इसे विरचन। क्या कहते हैं? विरचन, है ना। एल्केन का निर्माण या विरचन। अब अपन एल्केन का निर्माण या विरचन समझते हैं। देखो, एल्केन एल्केन क्या है भाई? पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम से ही तो प्राप्त होती है प्राकृतिक गैसें। पेट्रोलियम होता है जो निकलता है जमीन के अंदर, उससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब निकलते हैं। गैस ग्रीस निकलती है, और ये अपने जो ये ऑटो पे लगाते हैं ना, वैसलीन निकलती है, और एल्केन भी निकलती है, बेंजीन भी निकलती है। सब जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं सब पेट्रोलियम से निकलते हैं। किससे निकलते हैं भाई? पेट्रोलियम से। तो एल्केन कहाँ? देखो, एल्केन का निर्माण करने की अपन को जरूरत ही नहीं है, पेट्रोलियम से अथाह भंडार है इनके, एल्केन के। जब तो भाई अपन को गैस सिलेंडर मिलता है CNG का, क्यों? क्योंकि इनके अथाह भंडार होते हैं। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, ये सब क्या है? एल्केन का मुख्य स्रोत है, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसें। क्या? पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम है और वो पेट्रोल है। पेट्रोल और पेट्रोलियम में अंतर होता है। पेट्रोलियम तो क्रूड ऑयल होता है, क्या है? कच्चा तेल। कच्चा तेल होता है, इसमें बहुत सारे पदार्थ मिक्स होते हैं। पेट्रोल तो प्योरीफाइड तेल है, क्या है? प्योरीफाइड एल्केन है, हायर एल्केन है ना। तो और इस पेट्रोलियम और क्या, प्राकृतिक गैसें, प्राकृतिक गैसें जैसे गोबर गैस, एल्केन का ही तो है भाई। एल्केन के निर्माण की, अब देखो, इसको बनाना तो मतलब भाई वैसे ही मिल जाता है, एल्केन तो बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर केमिस्ट्री में कहीं लैब में तुम्हें बनाने की जरूरत पड़े, तो 3 तरह की रिएक्शन से बनते हैं ये। पहली रिएक्शन होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? अभी पढ़ा है, ये रहे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें एल्कीन आता है, एल्काइन आता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है अपना? एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि दूसरी होती है एक हेलो एल्केन से, इसको कहते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन या कहते हैं एल्किल हैलाइड, एक ही नाम है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन, हेलो एरिन वाला चैप्टर नहीं होता, वो होते हैं अरे यार, सी के साथ सी एक्स लगा हुआ, एक्स क्या है? ClBrFi, ये सब एल्केन इससे। और एक होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों से, कार्बोक्सिलिक अम्लों से। किससे? कार्बोक्सिलिक अम्लों से। 3 प्रकार के रिएक्शंस देखेंगे। तो अब अपन देखते हैं सबसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से एल्केन का निर्माण। इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले एक बार हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देख लो, HOH। क्या देख लो? HOH जाके देख लो, पीछे पिछले पेजों में HOH जाके देख लो एक बार बस। तो देखो, तुम्हें मैंने HOH अब तुमने देख ली होगी, है ना। HOH देख ली होगी, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एल्कीन या एल्काइन से अपन एल्केन निर्माण, है ना। तो देखो, HOH भी यही थी रिएक्शन। इसमें क्या था? ये एल्कीन लिए अपने, एल्कीन में देखो, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है इसमें। ये क्या है? एल्कीन अपना। क्या है? एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन की अभिक्रिया
H2 से करा रहे हैं अपन, किससे, हाइड्रोजन से। और किसके, देखो यहाँ पर किसकी उपस्थिति में होगी, PTPDNI, PTPDNI। यहाँ अपन ने उत्प्रेरक क्यों लिए, ये उत्प्रेरक क्यों लिए, इसका कारण होता है Na के साथ हमेशा टेम्परेचर लिया जाता है, Na ओनली, Na के साथ, किसके साथ, Na के साथ, है ना। और इससे बन जाएगी ये एल्केन। अब इसकी बनने की प्रोसेस क्या होती है भाई, बनने की प्रोसेस क्या होती है, देखो बनने की प्रोसेस ये होती है, तो ये H2, इसका ये पाई बॉन्ड, और ये H, ये H, ये सिग्मा बॉन्ड है। कुछ कुछ याद आ रहा है, ये पाई बॉन्ड टूटता है, एक सिग्मा बॉन्ड टूटता है, मतलब एक तो पाई बॉन्ड टूट रहा है प्लस एक सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है यहाँ, और बन क्या रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। तो ये तो टूट रहे हैं, और ये 2 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड बन रहे हैं। यही तो होता है कि नहीं होता, यही तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में होता था, बिल्कुल यही होता था, है ना। तो एल्कीन से एल्कीन बन जाता है, एल्काइन से भी बन जाता है ये, एल्काइन की भी रिएक्शन ले लो। अब देखो एल्काइन की तो लेंगे, पहले ये समझो, देखो पाई बॉन्ड होता है कम स्थायी होता है, एच सिग्मा बॉन्ड होता है ज़्यादा स्थायी होता है। जो बंद जितना ज़्यादा हो स्थायी होता है उसकी एनर्जी लेवल उतनी ही कम होती है। तो देखो सिग्मा बॉन्ड टूटता है तो कम एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलती है। पाई बंड टूटता है तो अधिक एनर्जी निकलती है, अधिक एनर्जी। देखो एक सिग्मा बंद टूटा, एक सिग्मा बंद बना, बात खत्म। लेकिन अब देखो जाए तो एक पाई बंद टूटने से एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना। तो देखो पाई बंद अधिक, मतलब कम स्थायी होता है सिग्मा बंद की तुलना में, कम स्थायी है तो पाई बंद के टूटने से ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी। और सिग्मा बॉन्ड बनने में, सिग्मा बॉन्ड बना, इससे कम एनर्जी मिलेगी, मतलब ज़्यादा एनर्जी में से कम एनर्जी गई, तो यहाँ पर एक एनर्जी बचेगी डेल्टा ई। इसी को कहते हैं अपन हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। मतलब एल्कीन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है तो उसमें एनर्जी निकलती है, मतलब नेगेटिव एनर्जी मिलती है अपन को, एनर्जी देनी नहीं पड़ती, एनर्जी मिलती है। इसी एनर्जी को हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं अपन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा, यानी हाइड्रोजनीकरण हुआ, H का जुड़ना क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण। H के जुड़ने से जो एनर्जी मिली उसे कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो यही तो हो गया। देखो कारण क्या है, देखो एक बात याद रखना, H H, ये जो H और H के मध्य जो सिग्मा बॉन्ड होता है, ये दुनिया का सबसे प्रबल सिग्मा बॉन्ड होता है। कारण क्या है, इसकी साइज छोटी, इसकी साइज छोटी, दोनों दोनों में सहसंयोजक बंध, सिग्मा बंध सबसे प्रबल। ये क्या होता है, ये सबसे मजबूत बॉन्ड होता है। क्या होता है, सबसे मजबूत बॉन्ड होता है ये। अब ये जब सबसे मजबूत बॉन्ड है तो इसका टूटना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। किसकी, उत्प्रेरक की, क्योंकि ये उत्प्रेरक होते हैं, ये हाइड्रोजन की इसको तोड़ते हैं। तो देखो अब एल्काइन की रिएक्शन कराएं इसमें, एल्काइन की रिएक्शन तो अपन को देखो नॉर्मल कंडीशन में तो क्या बनेगी, नॉर्मल मतलब एक मोल H2 लिया अपन ने, एक मोल H2 ले लिया तो PTPD और Na के साथ हमेशा ताप लो, है ना, Na के साथ हमेशा क्या लो, टेम्परेचर। तो क्या बन जाएगा, H, एल्कीन बन गया, है ना। अगर मैं इसी रिएक्शन में H2 आधिक्य में लूँ, आधिक्य या 2 मोल कह सकते हैं इसे, 2 मोल या अधिक, मतलब इसके 1 मोल, इसके 2 मोल, इसके 1 मोल, इसके 2 मोल, समझो ये ज़्यादा है, H2 आधिक्य मिल गया है, रोध प्रेरक तो अपने फिक्स है, तो ये बना देगा अपना एल्केन। तो देखो एल्काइन से तो अपन एल्कीन भी बना सकते हैं, एल्काइन से अपन एल्केन भी बना सकते हैं, समझ में एक बात है, बिल्कुल समझ आएगी। अब देखो क्या अपन, अब देखो संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया है। तो असंतृप्त में अपन एल्कीन ले लिया, एल्काइन ले लिया, अब बचा क्या, एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन जो सबसे आसान मिल जाता है वो होता है अपना बेंजीन। तो अब बेंजीन की रिएक्शन देख लेते हैं। देखो यहाँ दिक्कत आ जाती है, बेंजीन क्या है, ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है,
इसके पास क्या है, एरोमेटिसिटी, और अपन जानते हैं एरोमेटिक यौगिक अपनी एरोमेटिसिटी कभी नहीं खोते, अपनी एरोमेटिसिटी कभी नहीं खोते। ये मोर स्टेबल कंपाउंड है, मोर स्टेबल। तो नॉर्मल रिएक्शंस में मतलब तुम H2 दो और चाहे उत्प्रेरक दे लो Pt Pd और Ni और प्लस टेम्परेचर दे लो, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर दे लो कमरे के ताप पर, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर दे लो, नहीं होगी रिएक्शन, नो रिएक्शन। कारण क्या है भाई, जो हेक्सेन बनेगा, हेक्सेन बनेगा एच एच एच, जितने भी एच 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 वाले हेक्सेन बनेगा साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि बेंजीन में ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एल्किन में एल्केन बनेगा एच एच एच। वो क्या है, एक साइक्लो कंपाउंड है, ये साइक्लो हेक्सेन है। क्या है, साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन में एरोमेटिसिटी नहीं होती, एक एरोमेटिक कंपाउंड ने इस रिएक्शन में अपनी एरोमेटिसिटी खो दी, मतलब मोर स्टेबल से लेस स्टेबल कंपाउंड बन रहा है। और अपन जब भी हमेशा जानते हैं कि अपन नियम बनाते हैं रिएक्शन करने के लिए, लेकिन कंपाउंड नियम फॉलो नहीं करता। कंपाउंड कहता है मुझे सिर्फ अधिक स्थायित्व की तरफ जाना है, चाहे वो कैसे भी जाऊं मैं, मुझे कुछ भी करना हो, मुझे जाना है अधिक स्थायित्व की तरफ। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होगी भाई, ये मतलब थोड़े बहुत 40-50 डिग्री 60 डिग्री टेम्परेचर तक नहीं होती है। इस रिएक्शन को करने के लिए अपन को H2 देनी होगी, है ना। H2 कितने दे रहे हैं, देखो मैं चाहे H2 के 6 मोल लिखूं और 3 मोल लिखूं, चाहे ना लिखूं, मैंने 6H लगाए है ना, लिखूं चाहे नहीं लिखूं, अपन को मानना है कि इतनी ही H2 ने काम में दी है, ठीक है। और उत्प्रेरक क्या है, Pt Pd और Ni, कोई सा भी उत्प्रेरक ले लो, अब कोई सा भी उत्प्रेरक ले लो, इसको अपन को कम से कम 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना होगा। 150 डिग्री में 273 जोड़ो तो 3 और 7, 5 और 5 10 और 2 3 और 1 4, यानी 423 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, 423 डिग्री केल्विन टेम्परेचर है, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे तब अपना साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ऊर्जा देनी पड़ी इस रिएक्शन में, देखो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से साइक्लोएल्केन या एल्केन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें ऊर्जा मिलती नहीं है, इसमें ऊर्जा देनी पड़ती है, यानी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव में आएगी। पॉजिटिव मतलब इस रिएक्शन को दी गई है ना, एडजेक्टिव को दी गई है। समझ में, एक कारण क्या है, समझ में आ चुका है बिल्कुल अपन को। अब इस रिएक्शन की मेन बातें समझो, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। मैं इस रिएक्शन को यहाँ लिख लूँ, एक ये मैंने डबल बॉन्ड एल्कीन ले लिया, है ना। इस रिएक्शन को मैं लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने H2 दे रहा हूँ और NiPt Pd की उपस्थिति में मैं दे रहा हूँ, और क्या हो रही है, एक एल्केन बन रहा है, ठीक है, एल्केन बन रहा है, यही तो रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन में देखो हो क्या रहा है, देखो पहली बात तो ये क्या है, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक उत्प्रेरक और ये हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के जुड़ने को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, और उत्प्रेरक की उपस्थिति में जुड़ रहा है। तो इस रिएक्शन को, यह क्या है, एक उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण है। क्या है, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण है, ये क्या है भाई, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण है, ठीक है। मतलब कैटेलाइटिकल हाइड्रोजनेशन, कैटेलाइटिकल हाइड्रोजनेशन है, क्या है, कैटेलाइटिकल हाइड्रोजनेशन। देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, H2 टूट के इसमें H जुड़ रहे हैं, H जुड़ रहे हैं। अपन जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का निकलना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण, और H का जुड़ना क्या होता है, अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन और H का निकलना ऑक्सीकरण, जानते हैं ये अपनी की ऑक्सीकरण और अपचयन की साधारण परिभाषा है। तो अगर H कोई रिएक्शन में जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन। तो इससे यह एक अपचयन अभिक्रिया भी है, क्या है, अपचयन अभिक्रिया भी है। मतलब ये एक उत्प्रेरक की हाइड्रोजनीकरण है, ये एक अपचयन अभिक्रिया भी है। इसमें जो कैटलिस्ट है, जो कैटलिस्ट है, इसमें क्या है, Pt है, Pd है और Ni है विद टेम्परेचर। Ni के साथ ताप इसलिए लिया जाता है क्योंकि Ni
एनआई है ना, एनआई होता है वो कमरे के ताप पर सक्रिय अवस्था में नहीं होता, उसे थोड़ा गर्म करना पड़ता है ताकि वो एच को तोड़ सके। उत्प्रेरक काम क्या करता है इसमें, जो कैटलिस्ट होता है वो एच एच बॉन्ड को तोड़ता है। एच एच सिग्मा बॉन्ड ये प्रबल बॉन्ड होता है, एक मजबूत बॉन्ड होता है ये। इस मजबूत बंध को तोड़ने का काम करता है यहाँ पर ये कैटलिस्ट, और कोई काम नहीं है। अब देखो, अपन ने हमेशा देखा है इस रिएक्शन से क्या निकलती है, एक एनर्जी निकलती है नेगेटिव, डेल्टा ई एनर्जी निकलती है, जिसे अपन ने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहा। हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा, क्योंकि ये एक प्रोसेस क्या है, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा है। तो इसमें से देखो ऊष्मा निकलती है, तो ये क्या है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा छेपी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक, थर्मिक। लेकिन बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बनने की प्रक्रिया एक्सोथर्मिक नहीं, एंडोथर्मिक होती है। वो एंडोथर्मिक होती है। अपन को याद रखना है, अपन को कभी भी स्टेबल कंपाउंड से अनस्टेबल कंपाउंड, मतलब स्टेबल मोर स्टेबल कंपाउंड से लेस स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं तो हमेशा उसमें एनर्जी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कंपाउंड अपने आप लेस स्टेबल नहीं होगा। क्या होगा, लेस स्टेबल नहीं होगा। तो और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की परिभाषा वो तुम्हें पहले ही बता दिया कि एक मोल एल्केन बनने के दौरान जितनी एनर्जी मिले, एक मोल एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनने के दौरान जितनी एनर्जी मिले उसे कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, देखो इसके एग्जांपल्स क्या है, सिंपल सी इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई, कि शॉर्ट ट्रिक ये है कि कहीं भी तुम्हें डबल बॉन्ड दिखे, उस डबल बॉन्ड पर अपन को H2 देना है और NiPd देना है, और उस डबल बॉन्ड के जगह अपन को क्या कर देना है, HS लगा देना है। ये उसकी वो हो जाएगी, क्या 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 हो जाएगा, ये उसका वो हो जाएगी रिएक्शन। तो देखो पहली रिएक्शन देखो, सबसे पहले लो, ये क्या है, नाम लिखो इनके, ये है इथीन। क्या है भाई, इथीन। इथीन, इसका कॉमन नेम क्या होता है भाई, इथीन का कॉमन नेम देखो, सामान्य कार्बन श्रृंखला में वन कार्बन को, सामान्य नाम में वन कार्बन को कहा जाता है फॉर्म, कहा जाता है टू कार्बन को कहा जाता है एसिड, ऐसे 3 4 5 6 कार्बनों को कहा जाता है। तो देखो इसमें 2 कार्बन है सामान्य नाम में, इसमें एसिड से शुरू होगा ये। तो देखो एथीन है ये, तो ये क्या है, एसिटीन, एसिटीन है ये, एसिटीन क्या है, एसिटीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन है ये, एसिटिलीन है ना। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा एक एच एक एच एक एच एक एच एक एच एक एच एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, एथेन। देखो ये एक CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या है, इथाइन। इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटाइलीन, एसिटाइलीन से बोलता ही नहीं है कॉमन नेम, एसिटाइलीन, एसिटाइलीन, ये एसिटिलीन है, ये एसिटाइलीन है। नाम याद रखना है अपन को, कॉमन नेम इनका, इन 2 का तो कम से कम याद ही रखो भाई। और इसको दो तो क्या बनेगा, वही एथेन बन जाएगा, है ना। अरे कोई भी रिएक्शन करा लो अभी यार, जितनी रिएक्शन सबने की। ये क्या है, प्रोपीन, इसको रिएक्शन दो, प्रोपेन बन जाएगा। ये क्या है, ब्यूटाडाइन, ब्यूटुइन, तो 2 पर डबल बॉन्ड है Na, और टेम्परेचर दे दो, ये बन जाएगा। ये देखो ब्यूटोवनीन है, इसमें भी क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। दोनों रिएक्शन से एक ही प्रोडक्ट बन रहा है ना, ठीक है। देखो अगली रिएक्शंस देखो, ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन है, हेक्सीन डबल बॉन्ड आना है इसलिए, तो ये बन जाएगा। ये क्या है, ये ब्यूटाडाइन, 1 2 3 4 1। अब देखो उसका नाम लिखो, 1 2 3 4, कहीं से कर दो नेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है संरचना, ये ब्यूटेन है, और ये 2, तो देखो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटुइन, लिख दिया नाम, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्यूटेन। और देखो एल्कीनों की क्रियाशीलता हाइड्रोजन के प्रति, देखो अब मैं तुम्हें क्रियाशीलता और समझा देता हूँ इसकी।
तो समझो देखो एल्कीनों की क्रियाशीलता का क्रम। देखो अभी अपन ने देखा कि एल्कीन है ना, अभी अपन ने देखा कि एल्कीन लिया अपन ने, और अपन ने अभी लिया साइक्लो ओ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या था, बेंजीन। इसमें क्या थी, एरोमेटिसिटी थी। एल्कीन क्या था, नॉर्मल था। अब एक बात बताओ, इसमें हो क्या रहा है, एल्कीन का डबल बॉन्ड टूट रहा है। क्या हो रहा है भाई, हमेशा डबल बॉन्ड टूट रहा है। क्या होता है, डबल बॉन्ड टूटा है। इसमें डबल बॉन्ड नहीं टूटा, क्यों, एरोमेटिसिटी थी। अगर किसी में एरोमेटिसिटी हो, एरोमेटिसिटी से कमजोर क्या होता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस से कमजोर क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन से वो प्लस आई माइनस आई प्रभाव होते हैं, वो काम में नहीं लेते। अगर किसी यौगिक में तीन चीजें हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, तो वो एल्किन क्या है, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल क्या है, मोर स्टेबल। अब देखो बेंजीन मोर स्टेबल होता है तो उसके डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या है, मुश्किल। तो ऐसे ही कोई किसी में तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, और किसी में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो सीधी बात है, वो एल्किन ज्यादा स्थायी होगा जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, है ना। तो एक बात बताओ, स्थायी एल्किन से एल्किन बनाना मुश्किल है या आसान, मुश्किल है। स्थाई एल्कीन, क्योंकि बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बनाना मुश्किल है। ये क्या है, एक स्थाई एल्कीन है। स्थाई एल्कीन है, एल्कीन है कि नहीं, एल्कीन है, डबल बॉन्ड है इसमें भाई। ये एक स्थाई एल्कीन है। स्थाई एल्कीन से एल्केन बनाना क्या है, मुश्किल। कारण क्या है, इसके डबल बॉन्ड को तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्थायीकरण है। तो अब देखो, तो एल्कीनों की क्रियाशीलता है, यानी एल्कीन की क्रियाशीलता है। क्रियाशीलता किसके प्रति, हाइड्रोजन के प्रति, एच के प्रति, वो उनके स्थायित्व के विरुद्ध समानुपाती है। अगर एल्कीन की स्थायित्व बढ़ गया तो उसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी, जो कि यहाँ हो रहा है। तो अब स्थायित्व कैसे बढ़ता है, एल्कीन का स्थायित्व मैंने तुम्हें उसमें पढ़ाया है, किसमें, किसमें भाई, किसमें, उसमें यार, अपने जीओसी चैप्टर में। एल्कीन का स्थायित्व देखो, एल्कीन होती क्या है, पहली बात तो देखो, ये एक एल्कीन होती है, सी डबल बॉन्ड सी, इससे सी जुड़ा होता है ना। ये एक एल्कीन होती है, इससे ये बॉन्ड जुड़े हुए होते हैं ना। देखो ये बॉन्ड जुड़े होते हैं, तो एल्कीन ये क्या है, ये sp2 कार्बन है। ये क्या है, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन या डबल बॉन्ड कार्बन। तो एक असंतृप्त कार्बन से यदि sp2 कार्बन से यदि एक sp3 कार्बन जुड़ा हो, और उस sp3 कार्बन पर H लगे हों, तो इन H को कहते हैं अपन अल्फा H। क्या कहते हैं, अल्फा H। और इस अगर कोई sp2 कार्बन से जुड़ा sp3 डायरेक्ट जुड़ा sp3 कार्बन और उस पर H हो, तो वो क्या दिखाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब एल्कीन में क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है बिल्कुल। एल्कीन में डबल बॉन्ड की स्थिति, अगर यहाँ एक और डबल बॉन्ड आ जाए तो पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस भी होता है। एल्कीन में एरोमेटिसिटी भी होती है, क्या होती है, एरोमेटिसिटी भी होती है। तो एल्कीन का स्थायित्व, यानी एल्कीन का जो स्थायित्व है वो समानुपाती होता है एरोमेटिसिटी के। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी अगर एरोमेटिसिटी नहीं हो तो फिर रेजोनेंस लो, रेजोनेंस नहीं हो तो अल्फा एच लो। जितने ज्यादा अल्फा एच उतने ज्यादा एल्किन स्थायी। तो मैं तुम्हें कुछ एल्किन लेता हूँ, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 और एक और ले लो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। देखो इसमें अल्फा एच क्या है, डबल बॉन्ड sp2 कार्बन से जुड़ा sp3 कार्बन है, नहीं है, इसमें अल्फा एच जीरो है, जीरो अल्फा एच। इसमें देखो डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 कार्बन से जुड़ा sp3, इसमें 3 अल्फा एच। इसमें देखो ये डबल बॉन्ड वाली रेड है, इस 3 और 3 6 अल्फा एच। इसमें देखो ये डबल बॉन्ड 3 9 अल्फा एच। तो देखो अल्फा एच की संख्या इधर जाने पर बढ़ रही है, तो एल्किन का स्थायित्व इधर जाने पर बढ़ रहा है, यानी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एल्किन की स्टेबिलिटी इधर जाने पर बढ़ रही है। तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो इधर जाने पर क्या हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी, गिरेगी, एल्किन की रिएक्टिविटी गिरेगी। ऐसे ही रेजोनेंस में देख लो भाई, रेजोनेंस में देख लो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब देखो एक 2 मिथाइल ब्यूटेन है अपने पास,
टू मिथाइल ब्यूटेन, ये क्वेश्चन तो ना उसका है, ये ब्यूटेन पिछली क्लास का। टू मिथाइल ब्यूटेन मतलब पिछले चैप्टर का, जीओसी का, है ना। टू मिथाइल ब्यूटेन से अपन कितने एल्कीन बना सकते हैं, कितने कितने एल्कीन, कितने एल्कीन हाइड्रोजनेशन से बना सकते हैं, यानी H के जुड़ने से। अरे सॉरी सॉरी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि टू मिथाइल ब्यूटेन कितने एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण से बन सकता है। एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण यही तो रिएक्शन है, एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण ही तो है। तो ये क्वेश्चन समझो कि इसको कितने प्रकार के एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण से बनाया जा सकता है, कितने प्रकार के। देखो ये प्रोडक्ट क्या है अपने पास, ये है CH3 CH CH2 CH3 CH3। तो देखो 1 2 3 4, 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब इसको देखो कैसे बनाया जा सकता है, ये एक सी, देखो यहाँ CH3 CH3 H H H CH2। अब देखो इस पर मैं अगर H छोड़ दूं तो ये बन गया। एक और देखो C C, यहाँ डबल बॉन्ड हो, C C और CH3 यहाँ बन जाएगा। एक और देख लो, C डबल बॉन्ड C C C, यहाँ C। तो 3 तरह के एल्कीन से बनाया जा सकता है, सिंपल सी बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरी रिएक्शंस देखो इसकी, एल्केन निर्माण की। देखो अब देखो अब देखो दूसरी रिएक्शन है एल्किल हैलाइड से, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड से एल्केन निर्माण। एल्केन कह सकते हैं या अपन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं अपन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहना ज़्यादा अच्छा होता है। क्या कहना, संतृप्त हाइड्रो। तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड क्या होता है, ये होता है RX। एक्स क्या होता है, फिर कल बाहर आई, फिर कर बाहर आई। तो इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं। तो देखो इसकी जब अपन रिएक्शन कराते हैं, ये समझो, ठीक है, हेलो एल्केन। तो अब इसकी रिएक्शन अपन को कराने के लिए इसको समझो थोड़ा सा, करना क्या होगा भाई। एक हेलो एल्केन बनाता हूं मैं CH3Cl, ठीक है। इसकी रिएक्शन कैसे होगी, अपन को पता है Cl पर होता है नेगेटिव चार्ज आंशिक, क्यों, En ज्यादा। और इस ये जुड़ा कैसे है, ऐसे ही तो जुड़ा है CCl और ये H ये H ये H, है ना। देखो ये सारे H इसको क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, किससे, प्लस आई प्रभाव से। प्लस आई प्रभाव यानी सब H प्लस अपने अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इलेक्ट्रॉन अपने इसको देगा। ये क्या है, माइनस आई आता है, इस पर पॉजिटिव आता है। क्या, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस तरह खींचता है। तो En इस Cl की पावर क्या है, अपन को ये Cl हटाना है। अरे एल को है हेलो एल्केन से अपन को बनाना क्या है, एल्केन बनाना है। अगर ये इससे ये बंड टूट गया तो डायरेक्ट अपने पास क्या आ जाएगा, RH आ जाएगा। H जोड़ देंगे हाइड्रोजन, सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल। अब चयन करना है इसका। अब देखो इस Cl को हटाना एक मुश्किल काम होता है भाई। ये इससे देखो कितना स्थायी है, इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो मुझे इसको ऐसा ऐसा अणु देना होगा जो इसको तमाम इलेक्ट्रॉन दे। इससे अगर इसे इधर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, इधर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो ये इससे इधर से टूट गए, इस इधर जो जाए। इसकी तो इनकी जो हाई EN वाले होते हैं ना, इनकी तो खासियत यही होती है, जहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहीं चिपक जाते हैं। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने का काम इस दुनिया में एक ही करता है भाई, कौन, नवजात हाइड्रोजन। क्या करता है भाई, नवजात हाइड्रोजन। क्या करता है, नवजात हाइड्रोजन। तो नवजात हाइड्रोजन होती है ना, नवजात नवजात हाइड्रोजन यानी H जो नवजात एकदम ताजा ताजा बनी हुई होती है, तब ताजा H प्लस जो बना हुआ होता है वो अपने H प्लस तुरंत देने की क्षमता रखता है, तुरंत। तो वो अगर अपने H प्लस इसको तुरंत दे देगा तो ये अलग हो जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा HCl निकल जाएगा, यानी HX। इस रिएक्शन में तो HX निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, HX निकल जाएगा, बिल्कुल। नवजात हाइड्रोजन कौन कौन दे सकता है, तो नवजात हाइड्रोजन देने की कंडीशन देखो, इसमें क्या होता है कि नवजात हाइड्रोजन इसे देगा, एक हाइड्रोजन तो इसके पास जाएगा,
एक हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, ये बना लेगा ये और ये बना लेगा ये, नवजात हाइड्रोजन दे सकते हैं वो अभिकर्मक होते हैं। नवजात हाइड्रोजन देने वाला अभिकर्मक कौन कौन सा होता है? एक तो होता है Zn, जिंक प्लस डिल HCl, ये याद ही रखने होते हैं। देखो अभिकर्मक अपन को याद ही रखने होते हैं भाई, इनमें तो कोई बात नहीं है। एक होता है अपना Zn प्लस NaOH, एक होता है अपना Zn प्लस CH3COOH। ये तीन अभिकर्मक होते हैं जो क्या देते हैं नवजात हाइड्रोजन। ये तो अपने NCERT में नहीं है, ये अपने NCERT में है। तो इस रिएक्शन में अपन काम क्या लेंगे? Zn प्लस डिल HCl, Zn प्लस डिल HCl, ये देगा अपन को नवजात हाइड्रोजन। नवजात हाइड्रोजन इसको लेके भाग जाएगा और ये एल्केन बन जाएगा। ये होती है रिएक्शन। होता क्या है भाई, ये Zn है ना, Zn इस डिल HCl, डिल क्या होता है? डिल क्या होता है? डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट का मतलब होता है तरल, तरल कह दो, तरल। देखो एक होता है अपने पास कंसंट्रेट यानी सांद्रित, एक होता है डाइल्यूट, है ना। देखो डाइल्यूट, देखो कंसंट्रेटेड HCl और डाइल्यूट HCl की खासियत देखो। ये मैंने एक इसमें 10 ml पानी लिया, पानी लिया, इस बीकर में भी 10 ml पानी लिया, मैंने इसमें सिर्फ 0.1 ml क्या डाला है? HCl। जब मैंने 10 ml पानी में 0.1 ml HCl डाला है, मतलब बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में HCl डाला हो। बहुत कम मात्रा में जब मैंने HCl डाला है तो समझो ये क्या हो गया इसके लिए, ये क्या, इसके अनंत तनुता हो गई इसकी, ये अनंत तनुता। इसकी तो इसकी सांद्रता इतनी सी, इसकी सांद्रता बहुत ज्यादा। अनंत तनुता पर सब कुछ क्या होता है भाई, सब सारे आयन एकदम फ्री हो जाते हैं, सारे आयन गति करने के, मतलब इसकी डिल HCl की क्रियाशीलता बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए अपन को डिल HCl अधिक क्रियाशील हो जाते हैं, क्योंकि उसके आयन दूर हो जाते हैं। H प्लस और Cl, H प्लस और Cl नेगेटिव का आकर्षण बहुत कम हो जाता है, दूर हो जाते हैं एकदम, मतलब खुले में घूमते हैं भाई, खुले में घूमते हैं। अगर मैंने यहाँ 7 ml वो डाल दिया HCl, तो ये क्या हो गया 7 ml 8 ml, मतलब बराबर सांद्रता में लगभग, यानी तुलनात्मक सांद्रता में मैंने HCl घोल रखा है, तो ये सांद्रित है। इसके HCl के कुछ अणु तो बिल्कुल पास पास हो जाते हैं, जो टूटते ही नहीं है, टूटते ही नहीं है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता कम होती है। तो जब अपन को कम क्रियाशील H चाहिए होता है, कम क्रियाशील HCl चाहिए होता है, तो अपन सांद्रित लेते हैं। जब अपन को एकदम फास्ट रिएक्शन करनी होती है, तेज क्रियाशील HCl चाहिए होता है, तब अपन डाइल्यूट लेते हैं। हमेशा डाइल्यूट कब लिया जाता है? जब रिएक्शन को तेज किया जाता है। क्या किया जाता है? रिएक्शन को तेज करने के लिए, ठीक है। इतना समझ आ गया? डाइल्यूट और अब कंसंट्रेट और डाइल्यूट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बिल्कुल। अब अपने पास ये होता है Zn और Zn प्लस डिल HCl। तो अब देखो Zn है ना, Zn ये क्या होता है? Zn डिल HCl से रिएक्शन करता है। देखो अपन को पता है कि लिखबा सरकाना मग अलमन जनकर, अलमन जनकर, Zn का ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होता है, H का ऑक्सीकरण विभव नीचे होता है, यानी H का मानक अपचयन विभव ज्यादा होता है, इसका मानक ऑक्सीकरण विभव अधिक, मानक अपचयन विभव कम होता है। अपन जानते हैं इसका ऑक्सीकरण विभव अधिक है, तो ये Zn को इसकी Cl से प्रतिस्थापित कर देगा वो भाई, ये तो अपन केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं ना। Zn लिखबा सरकाना मग अलमन जन जन Zn, पहले आ गया जन कर हकू H और Cu, जन कर हकू, जन के बाद आ रहा है H, Zn के बाद आ रहा है, यानी Zn ऊपर आ रहा है। अपनी जो क्या होती है ECS होती है, EC इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ECS, उसमें Zn ऊपर आता है, H नीचे आता है। और ऊपर वालों धातुओं का मानक ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होता है, नीचे वाली धातुओं का मानक ऑक्सीकरण विभव कम होता है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? मानक अपचयन विभव बढ़ता है और मानक ऑक्सीकरण विभव घटता है। इसका मानक ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है, तो ये इसको ऑक्सीकृत कर देगी, H को हटा देगी यहाँ से, और रिएक्शन क्या बन जाएगी? ZnCl2 बन जाएगा +2, ये नवजात हाइड्रोजन दे देगा। नवजात हाइड्रोजन ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव।
देखो सब कुछ काम आ रहा है अपने अब इन रिएक्शनों में, सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं अपन, सारे कॉन्सेप्ट, तभी तो मजा आ रहा है अपन को, एक एक बात समझ आ रही है। तो अब रिएक्शन समझ आ गई। रिएक्शन क्या है भाई? रिएक्शन क्या है? RX की क्रिया कराएंगे अपन किससे? एक नवजात हाइड्रोजन। और नवजात हाइड्रोजन कौन देगा अपन को? नवजात हाइड्रोजन NCERT में तो Zn+DIL देता है। और भी होते हैं Zn+NaOH, Zn+CH3COOG है, और भी ये भी देते हैं नवजात हाइड्रोजन। पर अपन को NCERT वाला काम में लेना है, और ये क्या बना देगा? RH एल्केन बना देगा। बात खत्म। अब देखो इसकी क्रियाशीलता तो फिक्स है, एच तो भाई मोर रिएक्टिव है तो है ही है, लेकिन आर एक्स की भी तो क्रियाशीलता होगी। कैसे होगी देखो समझो। आर एक्स अगर देखो, आर एक्स की क्रियाशीलता, आर एक्स क्या होता है? ये और ये, अगर इसका बंध जितना जल्दी टूटे, जितना जल्दी टूटे उतनी रिएक्शन क्या होगी? फास्ट। उतनी रिएक्शन क्या होगी? फास्ट। अब देखो एक्स की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? FCl BrI। ये सब क्या है? एक सेम ग्रुप के कौन वो है, सेम GROUP ग्रुप की बात है। 17वां ग्रुप है ना, उसमें आते हैं। अपन जानते हैं कि एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ती है। क्या होती है? साइज बढ़ती है, और EN घटती है भाई। EN घटती है, EN घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है और साइज बढ़ती है, ये अपन जानते हैं। तो देखो मैं RF बना रहा हूँ, RCl बना रहा हूँ, RBr बना रहा हूँ, और RI बना रहा हूँ। अगला तो AT है, वो तो एक रेडियो एक्टिव टेक्ट है, उसकी रिएक्शन अपन काम में नहीं लेते, उसको तो लेना ही बेकार है भाई, रेडियो एक्टिव है। अब देखो ये R की साइज मैंने फिक्स कर दी, R की साइज मैंने फिक्स कर दी, ठीक है। R की साइज ये है, तो F बहुत छोटा होता है, तो इसका जो बॉन्ड बिल्कुल छोटा सा, तो इसके बॉन्ड की लेंथ कितनी है? बहुत कम। ये R की साइज फिक्स है अपने। ये Cl थोड़ा बड़ा होता है, इसका बॉन्ड बड़ा हो गया। केंद्र से केंद्र की दूरी देखो, ये R है, Br बहुत बड़ा होता है भाई, Br की साइज, इसका बॉन्ड बड़ा हो गया। और ये R और ये I, इसका बॉन्ड देखो। अपन जानते हैं कि जो बॉन्ड होता है, साइज बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड की लंबाई बढ़ रही है ना। इधर से इधर जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। बॉन्ड लेंथ जब बढ़ती है तो बंध कमजोर हो जाता है। बंध क्या हो जाता है? कमजोर। ये अपन पढ़ चुके हैं, बॉन्ड लेंथ कमजोर हो जाती है। अब बॉन्ड कमजोर हो रहा है, क्या हो रहा है? बॉन्ड कमजोर। तो सबसे कमजोर बॉन्ड तो RI का होता है, तो RI का बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, तो क्रियाशीलता इधर, इसको डबल लगा दो। ये जो बॉन्ड होता है RF, ये रिएक्शन ही नहीं देता, रिएक्शन नहीं देता। लो पेन खत्म हो गया भाई। ये रिएक्शन नहीं देता, कारण क्या है? एक तो इसकी EN 4 होती है, EN 4 होती है, और बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है, रिएक्शन नहीं देता। तो RF की कोई रिएक्शन पड़ेगी नहीं। RCl की रिएक्शन दे सकता है। इसकी EN कितनी होती है? 3.3 EN होती है, और बॉन्ड भी बड़ा होता है, तो ये रिएक्शन तो देता है ना, रिएक्शन देता है। एल्किल फ्लोराइड यह रिएक्शन नहीं देगा, यानी RF रिएक्शन नहीं देगा। कारण क्या है भाई? बॉन्ड लेंथ छोटी, EN F की EN बहुत ज्यादा, ये टूटने नहीं देगा, बॉन्ड को टूटने नहीं देगा। ये रिएक्शन देगा इससे तेज, ये रिएक्शन देगा इससे तेज, ये रिएक्शन देगा। RF बहुत तीव्र गति से रिएक्शन देता है, RF बहुत तीव्र गति से रिएक्शन देता है। तो क्रियाशीलता का क्रम अपन समझ चुके हैं, बिल्कुल इसके एग्जांपल्स कर लें। एग्जांपल्स में क्या है भाई? एग्जांपल्स में क्या है? अपन को जहां भी Cl लगा हुआ है, Zn और डिल HCl की उपस्थिति में H लगा देना है। यहाँ से हटा के ये लगा दो, यहाँ से दो Cl लगाए तो दो H लगा दो, यहाँ I लगाए तो डिल HCl की उपस्थिति में I लगा दो, यहाँ I है लगा दो, F लगाए, नो रिएक्शन। कारण क्या है भाई? पावरफुल बंध है, पावरफुल बंध है, नहीं देगा रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें देखो हेलो एल्किल की तो एक रिएक्शन तो अपने पढ़ ली कि Zn डिल HCl की उपस्थिति में ये रिएक्शन कर लो। हेलो एल्किन की एक रिएक्शन तो अपन पढ़ चुके हैं भाई, लेकिन और भी रिएक्शंस होती हैं इसकी, एक तरह की और रिएक्शन होती है, इसको नाम से पढ़ते हैं अपन। क्या पढ़ते हैं? नाम से।
किसकी पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन या हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड से एल्केन निर्माण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। पर अभी इस रिएक्शन को स्पेशलाइज्ड नाम दिया गया है। इस रिएक्शन का नाम है वुड्स अभिक्रिया। क्या पढ़ रहे हैं? इसी में दूसरा पॉइंट है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया द्वारा एल्केन निर्माण। देखो वुड्स अभिक्रिया द्वारा एल्केन निर्माण देखेंगे अपन अब, है ना। वुड्स अभिक्रिया, देखो वुड्स अभिक्रिया किससे बनेगी? ये है किसमें? हेलो एल्केन। तो काम तो हेलो एल्केन ही आएगा अपना, एल्किल हैलाइड। इसमें क्या होता है? एल्किल हैलाइड होता है, उसकी रिएक्शन तुम कराओ सोडियम से। किससे कराओ? सोडियम से, है ना। और इसमें लियो डाई ईथर, ये शुष्क ईथर, इसका काम भी बताऊंगा मैं तुम्हें, शुष्क ईथर, है ना। और इसमें क्या होगा कि इसके दो अणु लो और Na2 लो अपने पास, Na2 सोडियम का अणु, और इसकी रिएक्शन कराएंगे तो R बन जाएगा। ये बनता है उच्चतर एल्केन और +2NaX। ये सोडियम हैलाइड जैसे NaCl, NaBr, NaI बन जाएगा। जो भी यहाँ X लेंगे वो NaCl नमक बन जाएगा। ये क्या है? एक लवण है। पहली बात तो ये एक लवण है। NaCl क्या होता है? लवण। NaCl लवण है, तो ये एक लवण है और इसका नाम क्या है? सोडियम हैलाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। तो ये है सोडियम हैलाइड, है ना। ये क्या बना है? लवण। अपन को प्रकृति भी पता होनी चाहिए, प्रकृति भी पता होनी चाहिए। ये उच्चतर एल्केन क्यों कहा अपन ने? क्योंकि देखो यहाँ RX लिया है अपन ने, और यहाँ से एक R से एक और R जुड़ के हायर एल्केन बन रहा है ना। तो देखो इस रिएक्शन में होता क्या है? इस रिएक्शन में होता यह है कि RX इधर, Na बीच में आता है, 2Na, है ना। और इसकी रिएक्शन XR से, तो ये निकल जाता है बाहर। क्या होता है? ये निकल जाता है बाहर। रिएक्शन की क्रियाविधि अपने है नहीं, तो अपन को पढ़ना भी नहीं है। रिएक्शन की क्रियाविधि क्या है? अपने है भी नहीं और अपन को पढ़ना भी नहीं है। लेकिन इसकी जो क्रियाविधि है वो अपने देखो अपने उसमें किताब में तो है नहीं, इसकी क्रियाविधि दी नहीं है, तो पढ़ाने से मतलब भी नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो सोडियम होता है ना, सोडियम अणु Na2 लिया है अपने, इसमें डाई शुष्क ईथर क्यों लिया है? तुम्हें पता है सोडियम का टुकड़ा पानी के संपर्क में, नमी के संपर्क में आते ही अपने आप जल जाता है। क्या होता है? अपने आप जल जाता है। और जो ईथर होता है ना, ये शुष्क ईथर, ये जो ड्राई ईथर होता है, ये ड्राई ईथर नमी को सोखता है ताकि ये चले नहीं, यानी रिएक्शन विस्फोटक ना हो। ड्राई ईथर का काम क्या होता है? नमी को सोखना। ये और कोई काम नहीं करता, है ना, और कोई काम नहीं करता। ये सिर्फ नमी को सोख लेता है। ईथर क्या काम करता है भाई? नमी को सोख लेता है। अब देखो ये जो Na होता है, देखो Na ये दो बॉन्ड होता है, Na2, है ना, Na2। ये जो Na होता है इसका होता है समांश विदलन। क्या होता है? समांश विदलन Na डॉट बनता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन ही तो बंद होते हैं, और Na डॉट बनता है। ये क्या बने हैं? मुक्त मूलक। अब एक मुक्त मूलक किसके पास जाएगा? RX के पास जाएगा, RX के पास जाएगा। इसमें देखो X के पास क्या होते हैं? हैलोजन ले लो, जैसे CH3Cl ले लो। अरे यार CH3Cl। अब Cl के पास क्या है? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक Na इसके पास आएगा, और Na अपने का एक इलेक्ट्रॉन इसके एक बॉन्ड से यहाँ बॉन्ड बना लिया। तो अब क्या हुआ? यहाँ एक बॉन्ड बन गया। इस यहाँ एक बॉन्ड बनते ही ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, तो ये CH3 इसके पास क्या बन जाता है? डॉट। CH3 डॉट बन जाता है, और ये बन जाता है NaCl। ऐसे ही एक और CH3Cl से एक और ये जो Na है ये करता है रिएक्शन, इसके लोन पेयर से यहाँ बॉन्ड बना लेगा Na, लोन पेयर, ये इसका लोन पेयर, ये इसका
मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल रिएक्शन, यहाँ भी एक CH3 डॉट बन जाएगा प्लस NaCl निकल जाएगा। ये जो CH3 डॉट है, ये CH3 डॉट, ये CH3 डॉट आपस में बंध बना के CH3 बना देंगे उच्चतर एल्केन। क्या बना लेंगे? हायर एल्केन। क्या बना लेंगे भाई? हायर एल्केन। तो ये एक क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई? देखो इसकी इसकी जो अभिक्रिया की क्रियाशीलता है वो मैंने तुम्हें एक नॉर्मल बताई है, ये है मुक्त मूलक क्रियाविधि। क्या है मुक्त मूलक? इसमें Na प्लस, ये NaN जो Na प्लस और Na माइनस के रूप में भी निकल सकता है, तो आयनिक क्रियाविधि भी होती है। यानी इसकी क्रियाविधि अपन को पता ही नहीं है ना। तो मतलब अपन को इसकी क्रियाविधि नहीं देखना है, अपन को नॉर्मली अगर करना है तो अपन को लिख देना है कि ये जो रिवुड्स अभिक्रिया होती है ये मुक्त मूलक क्रियाविधि पे आती है। मुक्त मूलक क्रियाविधि, अगर मुक्त मूलक क्रियाविधि ऑप्शन में नहीं हो तो अपन को कर देना है आयनिक क्रियाविधि। आयनिक क्रियाविधि से हो रही है रिएक्शन। ये मुक्त मूलक क्रियाविधि तो मैंने तुम्हें हल्की से समझा दी है ना। अब देखो इसकी क्रियाशीलता। देखो वही है भाई, क्रियाशीलता इसकी Rx की क्रियाशीलता क्या है? ये बंध जितना जल्दी टूटेगा। यहाँ देखो एक ये क्या बनी है, ये एक ऐसी संजय, इसे संक्रमण अवस्था कहते हैं। संक्रमण होता ऐसी अवस्था जिसमें तीन, एक बंध टूट रहा होता है, एक बंध बन रहा होता है। ये वाला बंध बन रहा है, ये बंध टूट रहा है, मतलब टूट ना तो ये पूरा बना है ना ये पूरा टूटा है, तो ऐसी अवस्था को कहते हैं संक्रमण अवस्था। अब इस संक्रमण अवस्था में देखो ये बंध जितना जल्दी टूटेगा ये बंध उतना जल्दी बनेगा। मतलब रिएक्शन की क्रियाशीलता सीधी निर्भर कर रही है RF, RCl, RBr और RI। किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी भाई? RI की क्रियाशीलता ज्यादा है, इसकी क्रिया बहुत ज्यादा है, ये रिएक्शन नहीं देगा। RF रिएक्शन यहाँ रिएक्शन कर जाता है, RF यहाँ रिएक्शन कर जाता है लेकिन बहुत स्लो करता है। क्या करता है? बहुत वेरी वेरी स्लो रिएक्शन करता है। यहाँ वेरी स्लो रिएक्शन करता है, इसलिए वुड्स अभिक्रिया ज़्यादा प्रभावी एल्केन निर्माण की प्रक्रिया है एल्किल हैलाइड से। वुड्स अभिक्रिया ज़्यादा प्रभावी क्यों है भाई? एक तो पहली बात, इसमें फ्री रेडिकल बनता है। जो मुक्त मूलक होते हैं ना, मुक्त मूलक वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं भाई? मुक्त मूलक बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसे कैसे भी करके इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करनी होती है। मुक्त मूलक बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। इस रिएक्शन में मुक्त मूलक ज़्यादा एक्टिव होता है तो इसके बंध से बंध बनाने की क्षमता उसकी ज़्यादा होती है। इसलिए वुड्स अभिक्रिया होती है वो एल्केन निर्माण की एक अच्छी अभिक्रिया होती है। किससे? एल्किल हैलाइड से। किससे? एल्किल हैलाइड से। इतना अपन को समझ आ चुका है। बिल्कुल वुड्स अभिक्रिया समझ आ गई भाई, क्रिया समझ गए। अब देखो मैं एक बात बताऊं, मैंने यहाँ तुम्हें अभी सिखाया है कि 2RX लेते हैं और एक Na लेते हैं, इससे अपन को RR बनता है। मैंने अभी बताया कि RX प्लस Na है ना, और Na प्लस XR, तो इससे ये तो निकल जाएगा बाहर और RR बन जाएगा। अगर ये R डैश और ये R हो, मतलब ये CH3 हो X है ना, ये CH2 CH3 हो है ना, और प्लस 2Na, और यहाँ मैं लूँ क्या? तो देखो यहाँ मैं ले लेता हूँ CH3 X लगाओ CH2। अरे यार समझो समझो समझो, अगले पेज, एक तो पेन ही बेकार है यार। समझो, मैंने देखो तुम्हें यहाँ 2R लेके X से रिएक्शन करके Na से रिएक्शन के RR बनाया। अगर मैं R डैश X ले लूँ, R डैश ले लूँ और इसका क्या ले लिया? मिश्रण ले लिया। अब इसमें मैंने क्या कर दिया? सोडियम डाल दिया विद ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो अपन मुझे क्या क्या उत्पाद बन सकते हैं? देखो इसमें एक रिएक्शन हो सकती है 2RX 2Na से रिएक्शन करके RR बना दे। इसमें एक रिएक्शन होती है कि RX प्लस 2Na और XR डैश, ये वाली रिएक्शन करके RR डैश बना दे। इसमें देखो R डैश X 2R डैश X 2Na से मिलके ये रिएक्शन करते R डैश, मतलब मिश्रित उत्पाद बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं। मतलब
इसमें अपन को भाई यह अभिक्रिया सममित एल्केनों के लिए ही उपयुक्त है भाई, सममित एल्केनों के लिए ही उपयुक्त है। अगर असममित एल्केन बनाने की कोशिश भी की गई, असममित एल्केन बनाने की कोशिश की गई तो असममित एल्केन, इसमें मिश्र एल्केनों का क्या हो जाएगा, मिश्रण। सममित एल्केन कैसे कि अपन को सिर्फ RX ही लेना है, R चाहे कुछ भी हो भले, अपन को लेना RX है, पर RX के साथ साथ अपन ने R-X ले लिया तो एक असममित एल्केन ही तो हो गई है ना। तो उसमें मिक्सचर प्राप्त होगा कैसे, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं एक बार मैं ले रहा हूँ CH3Cl और एक ले रहा हूँ मैं CH3CH2Cl, इनका मिक्सचर ले लिया। इसकी रिएक्शन Zn से कराता हूँ तो मुझे देखो क्या क्या प्राप्त हो सकता है। एक प्राप्त हो सकता है CH3CH3, एक प्राप्त हो सकता है CH2CH3CH2CH2CH3, अरे ये दोनों आपस में जुड़ जाए, है ना। एक प्राप्त हो सकता है CH3CH2CH3, ये और ये आपस में जुड़ जाए तो भी है। तो 3 तरह के उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, मिक्सचर प्राप्त हो रहा है। मैं असममित एल्केन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 2 3 असममित, लेकिन असममित एल्केन बनाने के चक्कर में मेरे को कितने मिश्रित और एल्केनों का पृथक्करण मुश्किल होता है। कारण क्या है भाई, एल्केन का इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक और क्वथनांक, क्वथनांक और गलनांक इनके बहुत पास पास होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत पास पास होते हैं, इनका पृथक्करण मुश्किल होता है। क्या होता है भाई, पृथक्करण मुश्किल होता है। ठीक है, अब देखो ये तो अपन को समझ गया है, मतलब इससे सिर्फ सममित एल्केन बनाया जा सकता है। जैसे CH3CH2Cl के 2 अणु ले लो और Zn की रिएक्शन करा दो ड्राई ईथर की उपस्थिति में। देखो CH3CH2CH2CH3 सममित। ऐसे देखो CH3CH2CH CH3 और Cl ले लो, इसके 2 ले लो तो इससे Zn की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, Cl हट जाएगा। CH3CH2CH3CH2, ये CH2 है सॉरी, है ना। और CH2CH2CH3 नहीं CH3, ये CH है ना, CH, ये सममित। देखो सममित सममित ओनली सममित एल्केन बनेगा। असममित बनाने की कोशिश करोगे तो भाई तब क्या हो जाएगा, असममित बनाने की कोशिश करोगे तो लपड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, लपड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, लपड़ा। अब देखो इसका एक प्रोडक्ट, ये देखो यहाँ पर Cl लगा है, इसके 2 लो, 2Na से रिएक्शन कराओ, ड्राई ईथर ले लो, है ना। तो देखो इसका ये हटा दो तो देखो ऐसे ऐसे ऐसे, मैंने इसको ऐसे 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 को ऐसे लिख दिया और इसको जोड़ दो ऐसे ऐसे, है ना, और ऐसे ऐसे, बिल्कुल ये बन जाएगा। ठीक है, अपन को तो क्या करना है भाई, करना क्या है। अब अगर जैसे तुम्हें प्रोडक्ट दे दिया हो, जैसे तुम्हें ये प्रोडक्ट दे दिया CH3CH2CH3 नहीं CH2CH3 और यहाँ तुम्हें CH3 दे दिया और प्लस में बता दिया 2NaCl बन रहा है, मतलब NaCl वाली रिएक्शन हो रही है। तो इसका सम्मित का आधा कर दो, आधा करके ये देखो CH3CH2CH3 और Cl प्लस Zn2Na और ड्राई ईथर की उपस्थिति में 2 रिएक्शन हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी भाई, बिल्कुल हो जाएगी भाई, है ना, रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं डाई हैलाइड लेता हूँ। देखो डाई हैलाइड 2 प्रकार के होते हैं। डाई हैलाइड क्या होते हैं, 2 प्रकार के, एक तो C। अगर एक अलग अलग एक्स पर हैलाइड लगा हो तो इसे कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड। अगर एक पर ही एक्स लगे होते हैं तो इसे कहते हैं जेम डाई हैलाइड। क्या कहते हैं, जेमिनल। विसिनल और जेमिनल डाई हैलाइड तुम्हें समझ गए है ना। जेमिनल डाई हैलाइड समझ गए। अब देखो तुम्हें मैं बताता हूँ बातें। अगर देखो मैंने तुम्हें क्या लिया, CH3CH2, इस पर एक एक्स लगा दिया, इस पर एक्स है, ये कैसा है, विसिनल डाइहैलाइड। क्या है भाई, विसिनल डाइहैलाइड। क्या है भाई, विसिनल डाइहैलाइड। जैम डाइहैलाइड ये रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कहाँ बनाएगा, यहाँ बनाया देगा भाई, एक कार्बन पर ही डबल बॉन्ड को सेट देंगे, नहीं होगा। जैम डाइहैलाइड ये रिएक्शन नहीं देगा। तो अब देखो इसकी रिएक्शन से क्या होगा, 2Na आएंगे, इसको लेके चले जाएंगे, तो इसकी रिएक्शन में ये क्या देगा, CH
3CH डबल बॉन्ड CH2, यानी इसने क्या बना दिया, एल्कीन बना दिया। तो वुड्स अभिक्रिया से एल्कीन निर्माण भी संभव होता है भाई। कैसे, जब 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 हेलाइड कहाँ कहाँ लगे होते हैं, 1 और 2 कंडीशन पर, 1 2 पर लगे होते हैं, मतलब हेलाइड है यानी एक्स है जो 1 2 कंडीशन पर लगा हो, 1 और 2 नंबर पर लगा हो, तो उससे एल्कीन बनता है। एल्कीन मतलब पाई बॉन्ड निर्माण होता है, पाई बॉन्ड बनता है। क्या बनता है भाई, पाई बॉन्ड। अगर देखो एक रिएक्शन देखो, CH डबल बॉन्ड CH, और ये एक्स और ये एक्स लग रहा है, इससे मैं अगर यहाँ Na ले आऊँ तो यहाँ से मुझे CH ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा, पाई बॉन्ड निर्माण एल्काइन बन गया। क्या बन गया, एल्काइन। लेकिन 1 3 कंडीशन पर हो तो क्या करना है अपन को, देखो 1 3 कंडीशन या 1 4 1 5 1 6 पर हो तो क्या करना है अपन को, देखो CH2 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 CH2, मैंने ये लगा दिया भाई, Br लगा दिया, Br है ना, है ना, Br लगा दिया। तो देखो Br लगाते ही ये इधर मत लगाओ, इधर लगाओ, 1 3 पे लगाओ, तो ये Na इनको ले जाएगा, Na इनको ले जाएगा ना, तो ये पता है क्या, 3 की रिंग बनेगी, ऐसे 3 की तो रिंग बन गई, और इसके ऊपर ये लगा हुआ है एथिल ग्रुप, है ना। देखो अगर इसकी जगह यहाँ लगा होता तो Br, ये कैसे, 1 2 3 4 5 5 की रिंग बन जाती है ऐसे, है ना। ये यहाँ लगा होता था Br, ये बन जाती 4 की रिंग, सॉरी 4 की रिंग तो ऐसे बनती है, और इस पर एक मेथिल ग्रुप लगा होता है। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ये Br वाली रिएक्शन है, Br Br, देखो बराबर Na लेंगे तो इसका ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, और साइक्लोहेक्सेन के बीच में एक डंडा खिंच जाएगा, खिंच जाएगा कि नहीं खिंच जाएगा, बिल्कुल खिंच जाएगा, है ना। तो अब देखो इतना अपन ने कर लिया है, अब अपनी लास्ट रिएक्शन बची है भाई, कॉलवे वैद्युत अपघटन। फिर अपना ये एल्कीन निर्माण की अभिक्रिया खत्म हो जाएंगी, फिर अपना आएगा एल्कोनों का भौतिक गुणधर्म। तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल या इसके लवण द्वारा, थर्ड रिएक्शन लास्ट रिएक्शन बची है अपनी। देखो अपन ने क्या देख लिया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से देख लिया, एल्किल हैलाइड से देख लिया, अब देख रहे हैं अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल या इसके लवण द्वारा। क्या देख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल या इसके लवण द्वारा, लवण द्वारा किसका निर्माण, एल्केन का निर्माण। तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल या इसका लवण, क्या ले रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल या इसका लवण, क्या ले रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल या इसका लवण, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल या इसका लवण द्वारा। तो देखो तो देखो इसकी अभिक्रिया है ना, पहली इसमें रिएक्शन है अपनी सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण। कौन सी है, सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है भाई, सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये अपनी, कौन सी है, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सोडा लाइम होता है ना। सोडा लाइम क्या होता है, पहली बात तो ये समझो, सोडा लाइम, लाइम क्या होता है, चूर्ण होता है किसका, CaO का, किसका, CaO, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है ना। CaO ये होता है बिना बुझा हुआ चूना, क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना, है ना। और बिना बुझा हुआ चूने में अगर अपन पानी मिला दें तो ये हो जाता है CaOH का ऑल्टोइस, ये होता है बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना मतलब वो ले लो, सिमे वो आता है ना, अरे यार वो टंटे की थैली, उसका चूना, वो सफ़ेद पाउडर, वो तो हो गया लाइम, और प्लस सोडा, सोडा क्या होता है, NaOH, ये होता है नमक जैसा, नमक जैसा ही होता है, इसके सेम नमक जैसा होता है ये, क्या होता है भाई, नमक जैसा होता है ये सोडा, है ना। तो ये होता है सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO का मिश्रण, है ना। इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप है अपना
मतलब जो काम करता है वो होता है ये मेन ग्रुप है, मेन कैटलिस्ट है ये। ठीक है, अब यह होता क्या है, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल या इसके लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, RCOOH। RCOOH क्या होता है, अम्ल, ये होता है अम्ल। या इसका लवण क्या होता है, इसको H को हटा के इसकी जगह किससे रिएक्शन करा दो, ये अम्ल है, ये क्या है, एसिड, इसकी रिएक्शन करा दो NaOH से, क्या हो गया ये बेस, ये बेस है, इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बनता है RCOONA। ये क्या होता है, C पर नेगेटिव और Na पे पॉजिटिव, ये है कार्बोक्सिलिक लवण। कार्बोक्सिलिक लवण इसे, इसको क्या कहते हैं भाई, कार्बोक्सिलिक लवण, इसका नाम है सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्या है इसका नाम, सोडियम कार्बोक्सिलेट। देखो कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ये RCOO ग्रुप, कौन सा ग्रुप, RCOO ग्रुप। तो सोडियम और ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, RC डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोक्सिलेट है, ये क्या है, लेट। ठीक है, सोडियम कार्बोक्सिलेट। तो अब इसमें की रिएक्शन क्या होती है, सोडियम कार्बोक्सिलेट की रिएक्शन कराओ या चाहे इसकी रिएक्शन कराओ, बात क्या है, एक ही है, बात क्या है, एक ही है। अपन इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी, सोडियम कार्बोक्सिलेट की। तो देखो RCOONA, अपन को पता है कि ये एक लवण है और लवण 100% वियोजित होता है हमेशा, कैसा भी लवण हो 100% वियोजित होगा। तो एक लवण की जब अपन रिएक्शन कराएंगे NaOH से, तो और इसमें क्या है, CaO क्या है, लाइम है, लाइम है, इसका भी काम बताऊंगा मैं, CO का भी काम बताऊंगा। और इससे एल्केन बन जाएगी प्लस Na2CO3 बन जाएगा। देखो ये Na2CO और ये निकलेगा इसमें O और ये H इससे जुड़ जाएगा। अब ये होती कैसे है रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म समझो, क्या समझो, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म अपन को बताया। देखो ये एक लवण है, पूरी तरह टूटता है, क्या होता है, पूरी तरह टूटता है। तो देखो सबसे पहले तो इसको देख लो, RCOONA, ये क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव के रूप में होगा सॉल्यूशन में। बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब अपन को पता है कि NaOH है, ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी पूर्णतः टूटता है, ये भी क्या होता है, पूर्णतः टूटता है, ये टूटेगा Na प्लस प्लस OH नेगेटिव में पूर्णतः टूटता है। तो अब यहाँ पर बेस का काम कौन करता है, OH नेगेटिव। बेस में काम करने वाला कौन होता है, OH नेगेटिव। अम्ल में काम करने वाला कौन होता है, H प्लस। समझ में आई ये बात, तो अपन को पता है। तो यहाँ ये इस पे जाएगा OH नेगेटिव। अब देखो इस पे कैसे जाएगा, इसकी क्रियाशीलता देखो, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसका मैंने तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताई है, इसमें रेजोनेंस भी हो रहा है। देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा और नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, या इसको कह सकते हैं अपन लोन पेयर, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज में दो लोन पेयर है। मैंने तुम्हें क्या बताया, नेगेटिव चार्ज जहाँ भी हो उसमें लोन पेयर होता है। तो पाई सिग्मा लोन पेयर वाला इसमें रेजोनेंस है, क्या है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में देखो होता क्या है, रेजोनेंस में होता क्या है, इसमें रेजोनेंस में होगा क्या, कि ये जो पाई है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा। क्या देगा, इसको इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हकीकत में हो क्या रहा है कि RC और O नेगेटिव और ये अपना लोन पेयर इसको दे रहा है। ऐसी कुछ कंडीशंस हो रही है ना, हो रही है, ऐसी कुछ कंडीशंस हो रही है। लेकिन अब देखा जाए तो इस पर आंशिक नेगेटिव, इस पर आंशिक नेगेटिव। देखो देखो इसकी स्ट्रक्चर यही बन रही है ना। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो क्या हो रही है, RCO और इस पर आधा बॉन्ड O और इस पर आंशिक नेगेटिव, इस पर आंशिक नेगेटिव। अब तो देखो कंडीशंस देखो, इसका जो ये क्या है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन गया। इन दोनों संरचनाओं का रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना दिया मैंने। इधर बॉन्ड डबल बॉन्ड एक बार, इधर एक बार, तो आधा आधा लगा दिया। इधर नेगेटिव चार्ज एक बार, इधर नेगेटिव चार्ज एक बार, तो आधा आधा नेगेटिव चार्ज लगा। ये तो आता है भाई। अब इसमें देखो तो वो आंशिक रूप से इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, किससे, कार्बन से, इस कार्बन भाई से। तो इस पर आंशिकतः पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है भाई, आंशिकतः पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब आंशिकतः पॉजिटिव चार्ज आता है, तो अब इसमें मतलब आंशिकतः पॉजिटिव चार्ज आता है और इसी पॉजिटिव चार्ज पर
ओ एच नेगेटिव, यानी इसका जो ये नेगेटिव चार्ज है ये अटैक कर देता है, ये आंशिक नेगेटिव चार्ज पर अटैक कर देता है। तो अब मैं इस रेजोनेटिंग हाइब्रिड से काम नहीं होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से काम कर सकते हैं अपन। रेजोनेटिंग हाइब्रिड में भाई आधा बॉन्ड इधर, आधा माइनस इधर, कैसे करे काम भाई, कैसे करे काम? तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड काम नहीं करता है, मैंने तुम्हें बता दिया होता क्या है, लेकिन रेजोनेटिंग हाइब्रिड काम नहीं करता है, काम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी अपने। तो देखो ये है अपना सी, और इससे ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड ओ, अपने देखो यह नेगेटिव, इसकी En ज़्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो इस पर आंशिक नेगेटिव चार्ज और इस पर आंशिक पॉजिटिव, और ये नेगेटिव आके इससे जुड़ जाएगा, ये ओ एच आके इससे जुड़ जाएगा। अब देखो एक संक्रमण अवस्था बनेगी, क्या बनेगी? संक्रमण अवस्था। इसमें क्या होगा? आर सी ओ नेगेटिव तो है इसके पास, देखो ओ, इसका ओ का नेगेटिव चार्ज इस पर जुड़ा, तो ओ तो नेगेटिव इससे जुड़ गया, और इसका जो एच है वो इसकी देखो आंशिक नेगेटिव आया तो एच टूट के इस पे जुड़ जाएगा, किस पे जुड़ जाएगा? एच इस पे जुड़ जाएगा, ओ एच। अब देखो कार्बन पे देखो क्या हुआ, कार्बन पे देखो क्या हो गया, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तीन बॉन्ड बने, है ना, तीन बॉन्ड बने, है ना, तीन बॉन्ड बन गए। अब देखो, अब समझो, ये इसकी EN अधिक, इसकी EN अधिक, इसकी EN अधिक, सबकी EN अधिक, ओ एच टूट के ऐसे बिखर के लग गया। अरे ओ एच ऐसे नहीं, देखो ओ एच लगाए इधर, ओ एच लगाए इधर, और ये ओ डबल बॉन्ड है ना, ओ डबल बॉन्ड है, तो देखो अब ये होगा क्या? ओ एच इधर लगाए, सॉरी थोड़ी मैंने गलत बता दी, रिएक्शन, रिएक्शन समझो कि आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, है ना, तो इस पर ओ एच आएगा, इधर आंशिक पॉजिटिव चार्ज, आंशिक नेगेटिव चार्ज, इस पर ओ एच आएगा, तो आर सी, ये ओ एच नेगेटिव आया, तो आर सी ओ एच, ये इसने जोड़ लिया, ये ओ नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड ओ, इस पर आंशिक विज्ञान नेगेटिव। तो देखो ये जब आंशिक नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है? आंशिक नेगेटिव चार्ज है। अब ऊपर कितने हो गए? 5 बॉन्ड कार्बन के, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, तो अब इसमें से कौन सा बंध टूट सकता है? ये सह संयोजक बंध है, ये सब आयनिक बॉन्ड है, ये सब क्या है? आयनिक बॉन्ड है, समझो ये सारे क्या है भाई? आयनिक बॉन्ड होते हैं, ये सारे आयनिक बॉन्ड होते हैं। अब ये बंध टूटेगा, अब टूटेगा तो क्या? देखो कार्बन की ये बैलेंसी 2 और 2 4, 2 और 2 4, इसकी पूरी 8 बैलेंसी यहाँ पूरी हो रही है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये आर को इलेक्ट्रॉन दे के ही बाहर निकालेगा, क्योंकि एक दुर्बल बंध है। आर आर का क्या है भाई? दुर्बल बंध है। ये आयनिक बंध हमेशा प्रबल होता है, यह बात याद रखना, आयनिक बॉन्ड होता है वो सह संयोजक बंध से प्रबल होता है हमेशा, क्योंकि सह संयोजक बंध में दोनों की तरफ, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन आयनिक में एक तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज़्यादा मजबूती से बंधे हुए होते हैं, तो इससे ये आर नेगेटिव के रूप में निकल जाएगा। क्या होगा यहाँ देखो इसको, ये आर नेगेटिव निकल गया, और इधर बचा अपना पास सी ओ एच, ओ नेगेटिव और डबल ओ, ये बचा अपने पास आर नेगेटिव के रूप में निकल गया, ये बच गया अपने पास। ये एक स्लो स्टेप होता है, क्या होता है? यहाँ से ये बनना स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, क्यों? क्योंकि इसमें एक संक्रमण अवस्था आई है कि एक बंध तो बन रहा है, ये वाला बंध बनता है, ये वाला बंध टूटता है, एक बंध बन रहा है, एक बंध जुड़ता है, एक बंध बनता है, एक बंध बनता है, एक बंध टूट रहा है, एक बंध बन रहा है, एक बंध टूट रहा है, तो ये एक संक्रमण अवस्था होती है। तो दुर्बल बंध टूट रहा है, प्रबल बंध बन रहा होता है ना, संक्रमण अवस्था होती है। तो इसमें ये एक स्लो स्टेप होता है, क्या होता है? स्लो। और जहां भी कोई भी रिएक्शन में स्लो स्टेप आ जाए उसको वेग निर्धारक पद कह देते हैं, वेग निर्धारक। देखो यहाँ से ये होना फास्ट था, क्योंकि इससे ये बनना फास्ट था, इससे ये बनने फास्ट थे, है ना, और इसका इस पर अटैक करना भी फास्ट था, इसका इस पर अटैक करना, पर अटैक होने के बाद संक्रमण अवस्था से ये बनना एक स्लो स्टेप है। ये सब चीज़ तो सेकंडों में हो रहा है, ये एक स्लो स्टेप है, तो इसी स्टेप में तो टाइम लग रहा है, और जिसमें टाइम लगता है वही तो उसका वेग निर्धारक पद होता है। ये क्या है? वेग निर्धारक पद है। क्या है भाई? ये एक वेग निर्धारक पद है। जब वेग निर्धारक पद क्या होता है तो इसे इंग्लिश में कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइंड स्टेप, रेट डिटरमाइंड स्टेप होता है ये। क्या होता है भाई? रेट डिटरमाइंड स्टेप होता है। अब देखो, अब R नेगेटिव बन गया, ये OH, अब देखो यहाँ देखो, ये OH, ये OH, अभी देखो इस पर आंशिक नेगेटिव, इस पर आंशिक पॉजिटिव,
कंडीशन देखो, इस पर आंशिक नेगेटिव, इस पर आंशिक पॉजिटिव। H कैसे काम करता है ये तो देखो। और इसको इसको तुम नहीं जानते हो ना, तो इसको एक बार लिख के देख लो ये क्या है, तुम अपने आप जान जाओगे। इसमें देखो H तो एक तो H है, एक C है और 3 O है। और नेगेटिव किस पर है, एक पर SCO3 नेगेटिव। बाई कार्बोनेट आयन है ये, बाई कार्बोनेट आयन। SCO3 नेगेटिव बाई कार्बोनेट आयन मतलब एक ऐसा आयन जो अपने शरीर के अंदर पाया जाता है। CO2 परिवहन इसी से होता है भाई, CO2 परिवहन इसी से होता है बाई कार्बोनेट आयन के रूप में। CO2 का परिवहन, बिल्कुल CO2 का परिवहन इसी के रूप में होता है। तो अब देखो ये R नेगेटिव एक क्या है, ये एक कार्बन आयन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून वाली प्रजाति पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन न्यून वाली प्रजाति क्या है, ये इलेक्ट्रॉन न्यून वाली प्रजाति ये है, तो ये इस पर अटैक करता है। क्या करता है, अटैक। तो कैसे अटैक करता है, देखो इधर देखो, R नेगेटिव है ना, ये C डबल बॉन्ड ये ऊपर ले लिया, O नेगेटिव ये है OH, तो ये R नेगेटिव इस पे जाके इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, इस ये जो H है ना इसको लेके चला जाएगा। R नेगेटिव इसको ऐसे लेके चला गया और यहाँ बन गया RH। अब यहाँ क्या बचा देखो, CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, तो O नेगेटिव बने, इसको कहते हैं CO3-2, CO3-2 है ना। ये बाइकार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है ये, है ना, बाइकार्बोनेट आयन है। ये है कार्बोनेट आयन, नेट आयन। इस कार्बोनेट आयन से 2Na आएंगे, 2Na आएंगे, एक Na यहाँ जुड़ जाएगा, एक Na यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा Na2CO3, ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा, इस रिएक्शन को मैं कल एक बार और बता दूंगा, आज के लिए इतना ही काफी।